नमस्कार किसान भाइयों, हरियाणा फार्मिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अंकुश गुप्ता है। मैंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2008 में एमएससी बायोटेक में किया है। सीएसआईआर नेट मेरा क्लियर है। किसान भाइयों, इस चैनल का जो उद्देश्य है वो मैं आपको बताऊं। इस चैनल में हम हरियाणा के जितने भी न्यू पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र या फंजीसाइड लॉन्च होते हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस फार्मर को कैसे करनी है, कौन कौन से फंजीसाइड जो हैं हमारे फसलों के लिए अच्छे हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। साथ में हम रबी और खरीफ की जो क्रॉप्स हैं उनको लेके चलेंगे। आप अपनी जो रबी की फसल है, जैसे रबी का मतलब अब जो जाड़े का मौसम है उसको रबी की क्रॉप्स बोलते हैं, जो गर्मियों की है उसको खरीफ की क्रॉप बोलते हैं। रबी के सीज़न में जो जो क्रॉप्स हमारे हरियाणा में होती है, काफ़ी सारी क्रॉप्स हमारे हरियाणा में है, जैसे गेहूं है, सरसों है, आलू है। लेकिन अगर इसका परसेंटेज में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्रॉप है हमारे हरियाणा में वो गेहूं की है। तो आज से जो हम फर्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो गेहूं में है। कृपया करके आप ये लेक्चर और ये वीडियो पूरा देखिए, और आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। गेहूं की बिजाई हमारी ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो चुकी है हमारे एरिया में। कहीं कहीं पर शायद गेहूं की बिजाई चल भी रही होगी, क्योंकि जहां पर लंबी अवधि के धान लगे हुए हैं तो उनकी कटाई के बाद अब कुछ किसान जो है मटर की फसल लेते हैं, उसके बाद लेट जो है बिजाई करते हैं, तो वो भी चल रही होगी। सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज वो करेंगे कौन कौन सी खाद जो है हमें अपने गेहूं में यूज़ करनी चाहिए, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादन है, वो बढ़ सके, कल्लों की संख्या ज़्यादा हो, ज़्यादा फुटाव फुटाव हो हमारे खेत में गेहूं का। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले फर्टिलाइज़र से। गेहूं का फर्टिलाइज़र शेड्यूल जानने से पहले मेरी आशा है आप लोगों से कि आप अपनी मिट्टी का चेकअप ज़रूर करवाएं, साल में कम से कम एक बार। क्योंकि किसान भाइयों, अगर मिट्टी का चेकअप हमारा होगा तो हम उसमें पीएच कितना है हमारी सोयल का, पीएच एक माप है जो एल्कलिनिटी और जो एसिडिटी है वो बताती है हमें। ये पीएच की जो बात है वो मैं आपको डिटेल में 2-3 लेक्चर के बाद पूरा समझाऊंगा। अभी के लिए आप जो है फर्टिलाइज़र समझने की कोशिश कीजिए। मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर सोइल की रिपोर्ट करवा लेंगे अपने निजी लैब से या आपके एरिया में जो भी लैब है, तो उससे हमें 3 चीज़ों का और बाकी सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का पता लग जाएगा। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हमारी भूमि में कम है, कौन से ज़्यादा हैं, उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। मेनली जो है हमें पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे विद्युत चालकता भी बोलते हैं, और कार्बनिक सोर्स ऑर्गेनिक कार्बन या जैविक कार्बन हमारा कितना है, वो हमें जानने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। जिन किसान भाइयों ने सोइल का सैंपल अपना टेस्ट नहीं करवाया है, उनके लिए मैं एक जनरल फिनोमिना, जनरल जो है वो फर्टिलाइज़र का शेड्यूल डिस्कस करने वाला हूँ। वो आप जो है अपने खेत में कर सकते हैं। तो जो पहला मैं लेके चलता हूँ, ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट। किसान भाइयों, नॉर्मली जो मेरा एरिया जो है वो सिरसा पड़ता है, तो मेरे यहाँ पर पीएच लगभग 7 से ज़्यादा ही है। किसी किसी खेत में भी शायद आपको 7 देखने को मिलेगी, अन्यथा यहाँ पे 7.5 से लेकर 8.5 पीएच तक की मिट्टी है। तो अब जितनी ज़्यादा पीएच होगी, पीएच एक मापदंड है, जैसे इंग्लिश में नेगेटिव, आप हिंदी में समझिए उसको बोलते हैं अणु की शक्ति, हाइड्रोजन अणु की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। और इसको जो है अगर पीएच न्यूट्रल को हम 7 में लेते हैं, अगर वो अम्लीय मिट्टी होगी तो वो 7 से कम होगी पीएच की, और क्षारीय मिट्टी होगी तो 7 से ज़्यादा होगी। अब हमारे एरिया में 7 से लेकर 7 तो शायद ही कहीं पे हो, 7 से लेकर 8.5 तक पीएच की अगर मान लें, तो सामान्य मिट्टी से क्षारीय मिट्टी हमारे एरिया में देखने को मिलती है। अब मिट्टी की क्षारीय से हमें ये पता लग सकता है कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट तो हैं एन, पी, के, सी, एच, ओ, एम, जी, कैल्शियम, सल्फर, और जो बाकी न्यूट्रिएंट जितने भी हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, बोरोन है, कॉपर है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। पहली बात तो किसान भाइयों ये जान लीजिए, अगर पीएच हमारी 8 से ज़्यादा है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की हमें स्प्रे करने से फ़ायदा है, नीचे डालने का फ़ायदा उससे बहुत ही कम हमें देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो हम अपना खेत का गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ले सकते हैं, गोबर की खाद,
कंपोस्ट की खाद जो कि काफ़ी सड़ी हुई हो। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो हमने प्रति एकड़ के हिसाब से 2 टन से 4 टन, मैं कह रहा हूँ किसान भाइयों, सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। 2 से 4 टन खाद जो है अपने खेत में आप बुआई से 15 दिन पहले डाल सकते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। बुआई से 15 दिन डालने का पहले 15 दिन इसलिए है ताकि जब हम वो गोबर की खाद या कंपोस्ट की जो सड़ी हुई खाद है अपने खेत में डालकर मिट्टी में मिलाएंगे तो जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु हैं, वो उसमें से न्यूट्रिएंट निकालकर हमारे प्लांट को और हमारी मिट्टी को जो है देने में इजी रहेगा उनको। तो उनकी एक्टिविटी को जो है स्टार्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए आपको बुवाई से 15 दिन पहले गोबर की खाद अपने उसमें डालनी है। हर किसान भाई के पास जो पानी लगाने की कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो अलग अलग है। कुछ किसान भाइयों के पास जो है प्रचुर मात्रा, भरपूर मात्रा में पानी है, तो वो अपने हिसाब से 3 4 5 पानी भी जब चाहे लगा सकते हैं। कुछ किसानों के पास 2 से 3 पानी ही अवेलेबल है। तो जो मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का आपको खाद का विवरण शेड्यूल बताने वाला हूँ कणक के लिए, तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हिस्सा जो डिस्कस करता हूँ मैं वो है जिस किसान ने सही टाइम पर बुआई की है और उसके पास काफ़ी पानी है, जब मर्जी वो पानी लगा सकता है। तो उसमें हमने नाइट्रोजन का जो रखना है वो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर रखनी है। हेक्टेयर का मतलब है किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर में 2.5 जो है एकड़ होते हैं। तो आप 150 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 60 किलो नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में, मैं यहाँ पर डीएपी और यूरिया की बात नहीं कर रहा, 60 किलो प्योर नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो वो आपको जो है पूरी अपने गेहूं की फसल के लिए, मतलब जब से आपने गेहूं की बिजाई की है तब से लेकर गेहूं की कटाई तक के लिए 60 किलो प्योर नाइट्रोजन आपके लिए काफ़ी है। और अगर फास्फोरस और पोटाश की बात करूं तो प्रति हेक्टेयर फास्फोरस की जो रहने वाली है वो है 60 किलो और पोटाश जो है 40 किलो। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 2.5 पे और अपना जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितनी फास्फोरस मेरे को प्रति एकड़ के हिसाब से प्योर फॉर्म में देनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें यूरिया का समझाना चाहूँगा। अब यूरिया जो है वो 48% है। हम इसको सपोज कर लेते हैं 50%, मान लेते हैं, होता नहीं है, मान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया जिसने किसान भाई ने अपना सही टाइम पर कणक की बिजाई की है उसके लिए जो है 60 kg रिक्वायरमेंट रहेगी प्योर नाइट्रोजन की प्रति एकड़ के हिसाब से। और यूरिया के अंदर अगर 50% है तो इसका मतलब है हम उसको कितनी यूरिया दें कि हमारी पूरी नाइट्रोजन पूरी हो जाए। तो अगर हम उसको 1 बैग पूरा यूरिया देते हैं तो लगभग 24 किलो नाइट्रोजन हमारी पूरी जाती है। 2 बैग देंगे तो 48 हो गया। इसका मतलब है 2.5 एकड़ यूरिया जो है, अच्छी जो सिंचित भूमि है हमारी जिसमें हमारा फसल जो टाइम से उसने बिजाई की है, तो 2.5 एकड़ यूरिया पूरी गेहूं के लिए पर्याप्त है। इसको 3 भागों में हम बांट के देते हैं। पहला भाग जब हम उसकी बिजाई करते हैं, सेकंड जो है या बुआई करते हैं, सेकंड जो है जब हम फर्स्ट इरिगेशन लगाते हैं 25 दिन बाद या 30 दिन बाद। 25 से, वैसे तो इरिगेशन 22 दिन से 30 दिन के बीच में गेहूं का हो जाना चाहिए, उस 11 स्टेज भी बोलते हैं उसको, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1/3 जैसे आपने अब 2.5 कट्टा देना है तो आप उसको 3 भाग में बांट सकते हो। 2.5 कट्टे का मतलब हो गया, अब तो 45 kg का कट्टा है, तो आप लगा लीजिए 120 किलो यूरिया को आप 2.5 पे डिवाइड करेंगे तो लगभग 50 किलो यूरिया आपको देनी है एक बार में, और सॉरी 3 बार में डिवाइड करेंगे तो 40 किलो यूरिया आपकी बनेगी। तो नियर अबाउट 1 कट्टे से 5 किलो कम जो है आपने बिजाई के टाइम, फर्स्ट इरिगेशन के टाइम भी आपने 40 किलो, और जब आपके कल्ले फूटने के बाद जो बढ़ने की लेंथ की आती है 45 दिन बाद, जो हम सेकंड सिंचाई करते हैं उस टाइम देनी है। पोटाश और फॉस्फोरस जितना भी है, चाहे आप वो सुपर के माध्यम से देते हैं चाहे डीएपी के माध्यम से देते हैं, वो हमने बुआई के टाइम देना है या बिजाई के टाइम देना है। अब जो बात कर लेते हैं हम, जो जिसके किसान भाई के पास 2 या 3 ही पानी है, उसमें हमने पोटाश और फॉस्फोरस की परसेंटेज उतने ही रखनी है। 60 फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर, 60 kg फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर और 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसमें जो नाइट्रोजन है वो हमने रखनी है 90 kg, 90 kg जो नाइट्रोजन है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखनी है। तो इसी तरीके से आप शेड्यूल बना सकते हैं।
स्क्रीन पे मेरा नंबर है। अगर आपको कोई भी जो जानकारी चाहिए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे गेहूं के न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिंक की जो डेफिशिएंसी है वो कैसे देखते हैं गेहूं में, कब डालनी चाहिए, और बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी लोगों में शेयर कीजिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।